हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में आपका फिर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पहले भी एक लेक्चर लिया हुआ हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, और उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो आउटलाइन है उसे देखने का ट्राई किए हैं। तो अगर आप नहीं देखे हों तो उसे देख लें। उसे देखे रहेंगे तो फिर आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसको आप क्रोनोलॉजी में लगाने में या फिर उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में आपको ईजी होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियंस का आगमन इंडिया में क्यों होता है, इसके पीछे कुछ रीज़न रहा होगा। एक रीज़न ये था कि इनका आने का जो रास्ता पहले था वो लैंड रूट से था, वो ब्लॉक हो गया था। ये ब्लॉक क्यों हुआ था, इसके पीछे का बैकग्राउंड भी है, उस बैकग्राउंड को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे तो इस रीजन में यूरोप में रोमन एम्पायर हुआ करता था, और उस रोमन एम्पायर में ऑलमोस्ट 390 के आसपास होता है डिवीज़न, और ये बढ़ जाता है वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर में। वेस्टर्न रोमन एम्पायर पे फिर होगा अटैक जर्मन का, और यहाँ पे 477 एडी में। और ईस्टर्न रोमन एम्पायर पे अटैक नहीं होगा ऑलमोस्ट 1000 ईयर तक, और यहाँ से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तब तक लैंड रूट से। बट 1000 ईयर के बाद फिर क्या होगा, ऑटोमन तुर्क इसको अ, आक्रमण कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद फिर जो लैंड रूट था उस पर उनका हो जाएगा, एक तरीके से कहो तो कहीं ना कहीं जो ऑटोमन तुर्क थे इनका हो जाएगा कंट्रोल इस रूट पे। और जब कंट्रोल हो जाएगा तो फिर यूरोपियंस को भारत में आना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए फिर क्या होता है कि वो एक अल्टरनेट रूट ढूंढते हैं, और फिर क्या करते हैं कि वो सी रूट के जरिए भारत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसके बाद एक रीज़न ये भी था कि 1453 में क्या था कि यूरोप में काफ़ी रेनेसा पीरियड था, इनलाइटनमेंट लोग थे, तो वो काफ़ी चीज़ों को रिफॉर्म भी कर रहे थे। अब इससे क्या होता है कि हमारा टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होता है, और जो कि कहीं न कहीं एक नए रूट को ढूँढने के लिए नए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो कहीं न कहीं एक तरीके से ये भी फैक्टर है कि इनका ये काम किया इस समय सी रूट को ढूँढने में। ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि यूरोप और एशिया इसके बीच में जो हमारा लॉक का काम कर रहा है वो ऑटोमन तुर्क कर रहा है। ये कब की घटना है? 1453 की घटना है। इसके बाद पूरा उस समय का यूरोप जो था वो ट्रेडिंग पॉइंट हुआ करता था। और इसके बाद फिर देखोगे तो रीज़न बिहाइंड ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। तो एक्चुअली में क्या था रीज़न ज्योग्राफिकल डिस्कवरी के पीछे? तो एक तो हमारा विजिटर पहले जो मार्को पोलो था उस एरिया के बारे में जानता था। सेकंड ये था कि जो स्पेन और पुर्तगाल के जो उस समय के ये कह लो कि वहाँ के शासक थे वो काफ़ी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे। थर्ड ये था कि लोगों का एक मोटो होता है कि हमें अपने धर्म को प्रमोट करना है, तो ये भी रहा था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये था कि उस समय हमने बताया था पहले भी कि रेनेसा पीरियड था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा था। उसी क्रम में क्या था कि कंपास और एस्ट्रोलैब का डिस्कवरी हो गया था। तो इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए उनको फिर सी रूट को ढूंढना काफ़ी आसान हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ रीजन रहे हैं। इसके बाद देखोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्या था, वो हेनरी द नेविगेटर इस पूरे कोस्ट को मैप तैयार करता है। इसके बाद बार्थोलोमू डियास ये केप ऑफ गुड होप तक आएगा, और एट लास्ट फिर वास्को डी गामा भारत तक पहुंच जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो पोर्टुगीज। अब देखो इंडिया में क्या होता है कि जब यूरोपियंस आते हैं तो उनका भी एक पूरा हायरार्की है। इस चीज़ को आप यहाँ देखेंगे, इस चीज़ को आप यहाँ समझिए। देखिए PDBDF यानी पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, डेनिश और फ्रांसीसी, इनका अराइवल का क्रम ये है। जब ये डिपार्ट करेंगे यहाँ से इनका क्रम थोड़ा बदल जाता है। सबसे पहले जाएंगे डेनिश, फिर जाएंगे डच, फिर जाएंगे ब्रिटिशर्स, एंड देन फ्रांसीसी, और लास्ट में जाएंगे पोर्टुगीज। और इसके बाद कंपनी स्टैब्लिशमेंट का भी क्रम यही होना चाहिए था। बट यहाँ पे होता ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो पहले कंपनी स्टैब्लिश करते हैं किससे? डच से। तो थोड़ा सा इनका एक हायरार्की यहाँ पे केवल चेंज होता है। तो आप तीन कंपेरिजन यहाँ पे दे सकते हो, कंपनी स्टेब्लिशमेंट का सीक्वेंस, सेकंड इनका अराइवल का सीक्वेंस, एंड थर्ड इनका है डिपार्ट का सीक्वेंस। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो आप क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे अ, एक आपका हुआ था ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास। ठीक है। इसमें ये हुआ था क्योंकि अब ये पे जो हमारे दो कंट्री थे उसमें पोर्टुगीज और स्पेन ये काफ़ी प्रमोट कर रहे थे अपने यहाँ के लोगों को सी रूट को ढूंढने के लिए। तो इस क्रम में ये हुआ कि किसको किधर ढूंढना है। तो अटलांटिक के बोला गया कि इस ट्रीटीज़ के माध्यम से कि आप वेस्ट में जाओगे
और पोर्टुगीज़ को बोला गया कि आप ईस्ट में जाओगे। और इसी क्रम में फिर आपको कोलंबस आता है यहाँ पे, और वो 1492 में अमेरिका का खोज करेगा। और इसके बाद 1487 में आपको बर्थोलोमो डियास यहाँ आएगा, और 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुँचता है। तो आप बस इस ट्रीटी को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद फिर देखो यहाँ पोर्टुगीज़ जब भारत में आएंगे तो सबसे पहले वास्को डी गामा आता है अब्दुल माजिद के साथ। जमोरिन उसको रिसीव करते हैं यहाँ पे। जब वो आएगा यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, खास करके वो लोग जिनका प्रॉफिट इनसे डाउन होने वाला है। फॉर एग्जांपल अरेबियन ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि जब ये वास्को डी गामा साहब यहाँ पे आएंगे तो ये इनके बन जाएंगे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। और क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि फिर क्रिश्चियनिटीज़ का यहाँ पे हो जाएगा इन्वॉल्वमेंट। तो ये नहीं चाहेंगे कौन? अरेबियन ट्रेडर्स। इसके बाद जब वास्को डी गामा यहाँ से जाता है तो फिर जो पोर्टुगीज़ की गवर्नमेंट थी वो सोचती है क्यों नहीं इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से करें। और गवर्नमेंट फिर एक एक करके अपने गवर्नर को भेजना स्टार्ट करती है। तो इसी क्रम में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। वो आता है 1505 से 1509 तक, और उसने लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी। और उसके इसमें दो वार हुए हैं, चौल का और दीव का, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद फिर देखोगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है 1509 से 1515 तक। इसका जो मेन पॉलिसी था वो था कार्ड्स। एक्चुअली में क्या था ये एक्चुअली में देखोगे तो आपका इसको बोलते हैं कार्ड्स अल्मेडा काफिले सिस्टम। हाँ, कार्ड्स अल्मेडा काफिले सिस्टम था। और इसके बाद इसको बोलते हैं कि रियल फाउंडर भी था। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया था कि कोचिंग्स को भी अपने अंडर में किया था, और उसके साथ साथ इन्होंने देखोगे तो जो तीन स्ट्रेट थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, गोवा, मलाक्का और हॉर्मुज, इन तीनों को भी अपने कंट्रोल में किया हुआ था। तो इसीलिए कहते हैं कि ये फ्रांसीसी का जो गवर्नर वो रियल गवर्नर था इंडिया में। इसके बाद इन्हों द पुनः आता है 1529 से लेकर 38 तक। और इसका रीजन में क्या होगा कि बस ये कोचिन को अपनी कैपिटल को हटाएगा और गोवा इस्टेब्लिश कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे तीन गवर्नर का नाम। इसके बाद फिर क्या होता है, जब ये पोर्टुगीज़ भारत में आएंगे तो इनका ऑब्वियस सी बात है क्लैश तो होना ही है। जो यहाँ इंडियंस होंगे और इसके बाद जो यहाँ पे उनके कॉम्पिटिटर्स होंगे। और इससे पहले कि ये क्या करेंगे, जब आएंगे तो इंडिया के वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट पे कुछ अपना सेटलमेंट बनाएंगे। इस क्रम में आप देखोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंगलोर, कोचीन, कन्नूर और कालीकट, ये वेस्टर्न कोस्ट पे इनका कुछ सेटलमेंट है। और ईस्टर्न कोस्ट पे था सैंड थोम और नागापत्तिनम। इसके बाद फिर एक मुंबई का भी स्टोरी यहाँ पे लिंक्ड होता है, क्योंकि 1661 में क्या था कि आपका पोर्टुगीज़ जो राजकुमारी थी और ब्रिटेन के प्रिंस से सब शादी होगा तो मुंबई को एज ए डॉरी इसको दे दिया जाएगा। और वही मुंबई को फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर देती है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में। और फिर वो क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन ट्रेडिंग सेंटर बन जाता है 1687 से। तो ये जब हम लोग ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी लिंक होगा, क्योंकि पोर्टुगीज़ राजकुमारी से रिलेशन है, तो हमने इसको यहाँ पे एक्चुअली में लिंक किया हुआ है। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि जब पोर्टुगीज़ भारत में आएंगे तो उसके बाद इनका 1600 के बाद दो और इनको मिलेंगे कॉम्पिटिटर्स। एक इनके थे डच और सेकंड थे ब्रिटिशर्स। और दोनों ही क्या करेंगे, पोर्टुगीज़ को रिप्लेस करेंगे अलग अलग एरिया से। ईस्ट एशिया से डच करेंगे, और इंडिया के मेन लैंड से स्वाली के वॉर द्वारा ब्रिटिशर्स से ये पराजित होंगे। और फिर ये एक्टिव एक्चुअली में ये कह सकते हो कि अपना एक्सपेंशन इंडिया में नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो ये ट्रेड करेंगे बट इस तरीके से वो जो राज्य विस्तार की नीति थी उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो फिर डच का सेटलमेंट। डच का क्या होता है, इनकी कंपनी 1602 में आती है। इनका कंपनी का नाम बेहोशी था। और उस समय कंपनी एकमात्र कंपनी थी जो शेयर भी रिलीज करती थी। और इसके बाद इनका जो एक्टिविटीज़ था, जो इनका इन्वॉल्वमेंट था इंडिया में, मोस्टली देखोगे टेक्सटाइल सेक्टर्स में था। और ये भी क्या होता है कि जब इंडिया में आते हैं तो इनका भी सामना होता है ब्रिटिशर से, और बिडारा का हो जाता है वार 1759 में। और इसके माध्यम से देखेंगे कि डच का भी, सॉरी हाँ, डच का भी इंडिया में जो इनका कार्यकाल था वो एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगा। और दो ट्रेड करेंगे, फिर ये राज्य विस्तार नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखोगे तो मैंने ये दिखाई दिया आपको कैसे ये अराइवल हुआ, कैसे इनका डिपार्च हुआ, कंपनी का क्या इस्टेब्लिशमेंट का क्रम रहा है। इसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पे
कि ब्रिटिशर्स जाएंगे 1947 में, उसके 7 साल बाद जाएंगे फ्रांसीसी, और उसके 7 साल बाद जाएंगे 1961 में पोर्टुगीज़। वो इनका जाने का क्रम है। इसके बाद फिर मैंने आपको वही रिकॉल करा रहा हूँ कि आप पोर्टुगीज़, डच, ब्रिटिशर्स, डेनिश एंड फ्रांसीसी ये कब कब आए हुए हैं उनका ये आपका देख लेना, ये उनका ईयर है। और इसके बाद उनका कहाँ कहाँ मेन एस्टेब्लिशमेंट था, तो उन्होंने बताया है कि कन्नूर था, कोचीन था। इसके बाद आपका देखोगे तो जो डच थे उनका मछलीपट्टनम में था, ठीक है। इसके बाद फिर जो ब्रिटिशर्स थे उनका मछलीपट्टनम और सूरत में था। जो आपके डेनिश थे उनका त्रावणकोर में था। और जो फ्रांसीसी हैं उनका भी आप देखोगे तो यहाँ पे सेंट थॉमस मद्रास के एरिया में इनका मेन डोमिनेंस रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि सभी लोग जितने भी ये यूरोपियंस आ रहे हैं उन सब का एक मोटो ये होगा कि हमारा पोस्टिंग एक यहाँ बंगाल के एरिया में भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले बता रखा है कि बंगाल को इन्होंने क्यों चूज किया था एज ए फर्स्ट ट्रेडिंग पॉइंट। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाओ देखो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो वीडियो आगे जहाँ भी हम आगे पढ़ेंगे तो वो आपको हर जगह लिंक होगा। तो इसके बाद देखो यहाँ पे ये आपका हुगली, ये आपका चिंसूरा, और ये आपका फोर्ट विलियम, फिर श्री रामपुर और फिर चंद्रनगर। तो बंगाल में हर लोगों का एक पोस्टिंग हुआ करता था, एक ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करता था। इसमें देखोगे तो आपका पोर्टुगीज़ का हुगली में था, ये आपका डच का आपका चिंसूरा में है, और जो ब्रिटिशर्स हैं उनका फोर्ट विलियम में था, जो डेनिश है उनका श्री रामपुर में था, और जो फ्रांसीसी हैं उनका चंद्रनगर में था, ठीक है। तो ये भी कई बार सीक्वेंस पूछ लेता है किसका कौन सा पोस्ट बंगाल में था, एक तरीके से सीक्वेंस में लगाने के लिए। इसके बाद फिर देखो ये डच का सेटलमेंट है, क्योंकि हम डच देख रहे थे ऊपर ना। तो डच का सेटलमेंट है, चिंसूरा हो गया वेस्ट बंगाल में, सूरत हो गया इधर वेस्ट कोस्ट पे, और कोचीन। बाकी इनका मैक्सिमम जो पोस्ट है वो कहाँ पे है, ईस्ट कोस्ट में है। बेमलीपट्टनम, पुलिकट, मछलीपट्टनम, कराईकल और नागापट्टिनम, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे जो ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स जब आएंगे तो उनका कैसा होता है भारत में फर्स्ट एंट्री, और वो कैसे कैसे फिर यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। तो ये देखो ब्रिटिशर्स के जब सबसे पहले आया था आपका विलियम हॉकिंस, और विलियम हॉकिंस आएगा उसके बाद फिर वो उस समय जब आएगा तो इस जहांगीर के उस समय टेन्योर चल रहा था, जहांगीर से उसकी बात होती है। फिर जहांगीर से बात होने के बाद वो सूरत में जाते हैं अपने फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने। बट यहाँ पे पोर्टुगीज़ पहले से थे, यहाँ से वो परास्त होते हैं और फिर जाते हैं मछलीपट्टनम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो टेम्परेरी रूप से कह सकते हैं कि जो इस्टेब्लिश फैक्ट्री था फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहाँ था, मछलीपट्टनम में 1611 में था। इसके बाद फिर क्या होता है कि जब ये स्वाली का वॉर करेंगे इनके साथ 1612 में पोर्टुगीज़ के साथ, तब जाकर ये सूरत में अपना ये इस्टेब्लिशमेंट करते हैं 1613 में, ठीक है। उसके बाद फिर ये पूरे इंडिया में अपने आप को एक्सपेंड करेंगे। आपको मैंने पहले बताया ही था कि 1668 में इनको बॉम्बे मिल गया था। इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड मैंने आपको पहले बता रखा है। इसके बाद फिर ये देखो 1633 में ये उड़ीसा की तरफ जाएंगे, फिर नीचे 39 में ये मद्रास आएंगे, इसके बाद 51 तक ये हुगली पहुंच जाएंगे, और उसके बाद पूरी ये बंगाल के रीजन में सूता नदी तक ये पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि जिस समय हमारा ये ब्रिटिशर्स आ रहे हैं इंडिया में, उस समय यहाँ क्या था कि मुगल पीरियड चल रहा था, और उसमें मेन जो जिसे सामना होता है ब्रिटिशर्स का वो था जहांगीर का टेन्योर, ठीक है। इसके बाद पूरा मतलब ये कह सकते हैं कि जो बाबर, हुमायूं और अकबर उतने मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं थे जितने इन्वॉल्वमेंट आपके ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे ब्रिटिश टेन्योर में, ठीक है। ये आपका पौंडीचेरी का कॉन्सेप्ट है कि पौंडीचेरी में यनम आता है, इसके बाद पौंडीचेरी तो आता ही आता है, कराईकल आता है, फिर माहे आता है। तो एक माहे आपका केरला में है, यनम आपका आंध्र प्रदेश में है, और पौंडीचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है। जब आगे हम लोग देखेंगे फ्रांसीसियों के बारे में तो वहाँ पे ये लिंक होगा आपका, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ मैं आपको डील कर चुका हूँ पहले के लेक्चर में। अगर नहीं देखे हो तो उसको देखोगे तो ये लेक्चर आप अच्छे से और भी रिटेन कर पाएंगे। इसके बाद लास्ट में आते हैं आपके फ्रेंच, क्योंकि पी डी बी डी एफ, ये एफ जो फ्रांसीसी हैं वो लास्ट में आएंगे, ठीक है। तो इनका भी आना 1664 में होता है, और 1764 तक ऑलमोस्ट 100 ईयर का इनका भी पूरा टेन्योर रहा है।
तो अब देखोगे यहाँ पे कि इस टेन्योर के बीच में इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट एक कह सकते हैं पर्सनैलिटी है वो डुप्ले है, और ये काफ़ी इम्पीरियलिस्ट नेचर का इंसान था। और इसने क्या किया कि अपने ही टेन्योर में वॉर कराता है, कर्नाटक का 3 वॉर होता है, ठीक है? और इस तीनों वार से रिजल्टेंट ये निकलता है कि लास्ट में फ्रांसीसी कर देते हैं सरेंडर्स, और पूरे ब्रिटेन पे, सॉरी, वो पूरे भारत में फिर जो एक तरीके से कह सकते हैं कि मोनोपोली फिर ब्रिटेन की हो जाएगी। तो देखो 1664 में सबसे पहले फ्रैंको, कैरी और मरकरा ये आते हैं यहाँ तक, मेडागास्कर तक। उसके बाद 1668 में सूरत जाएगा आपका, बट सक्सेस यहाँ पे नहीं मिलेगा। फ्रैंको कैरी हो जाता है सूरत तक, बट इनको सफलता नहीं मिलता है। इसके बाद 69 में फिर आपका ये जाएंगे मरकरा, मसूलीपट्टनम तक, और ये इनको फर्स्ट सक्सेसफुल यहाँ पे मिलता है इस्टेब्लिशमेंट करने में। इसके बाद फिर 73 तक ये पौंडीचेरी को अपना एक ऐसे बेस पॉइंट मान लेंगे साउथ इंडिया में। और मैं आपको डील कर चुका हूँ माई पीके का कॉन्सेप्ट। एक्चुअली में माहे है, येनम है, पौंडीचेरी और कराईकल है। इसके बाद 74 में चंद्रनगर में, और इसके बाद ये चंद्रनगर कहाँ था, वेस्ट बंगाल में। आपको भी डील कर चुका हूँ उसके ऊपर में कि वेस्ट बंगाल में सबका, सॉरी उस समय का बंगाल में सबका अपना एक बेस हुआ करता था। उसमें देखोगे तो फ्रांसीसियों का चंद्रनगर था। और 1742 में आपका डुप्ले आता है, और इस समय क्या होता है, 3 कर्नाटक का वॉर होता है। एक्चुअली में ये कर्नाटक के वॉर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। मैं इसे डील किया हुआ है मैप के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा आप भी समझने का ट्राई करो कि फर्स्ट कर्नाटक वॉर जो हुआ है वो 1746 से 48 तक चला है, ठीक है? तो 1746 और ये चला 1756, ऑलमोस्ट देखोगे तो मतलब 10 ईयर के टेन्योर में ये इवेंट स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको याद करने के लिए बस बता रहा हूँ कि 46 में ये है और 56 में ये है। इससे आप एक्चुअली में इन दोनों ईयर को रिटेन कर सकते हो, ठीक है? बाकी ये 49 से 54 तक रहा है, ठीक है? इनका जो रिलेशन था वो एक्चुअली में इनका रिलेशन, और ये दोनों ही वॉर जो हुए हैं इनका लिंक भारत से नहीं बल्कि विदेशों की धरती से था। हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड की पॉलिटिक्स से था, ठीक है? और इसका जो हमारा रूट कॉज था वो इंडिया के पॉलिटिक्स में था, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे कि जो ऑस्ट्रेलिया वार ऑफ सक्सेशन होता है तो इसमें कुछ नहीं, एक जो आपका फ्रांसीसी का जो बोर्ड था वो कर्नाटक के जो हमारा कोस्टल एरियाज था उसमें जाता है, और वहाँ के जो नवाब था एक्चुअली इनके बोर्ड को कैप्चर करता है। और इसके बाद जो फ्रांसीसी इस बोट लेने जाते हैं तो फिर कर्नाटक के जो नवाब है उनको देने से मना करता है, क्योंकि उनके ब्रिटिश का जो अपर हैंड का सपोर्ट होता है। तो इसी में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स एक तरफ और एक तरफ फ्रांसीसी हो जाते हैं, और एक पूरा का पूरा वॉर हो जाता है, जो कि वॉर पहले से चल ही रहा था ऑस्ट्रिया वार ऑफ सक्सेसर के रूप में, ठीक है? तो इसमें फिर लास्ट में जब वहाँ ट्रीटी होगा तो यहाँ भी ट्रीटी हो जाएगा, एक्सला शाकिल की ट्रीटी। इसके बाद फिर देखोगे तो सेकेंड जो हुआ है 49 से 54 के बीच में, इसका रिलेशन इंडिया के कंटेक्स्ट में है। क्यों? क्योंकि अब देखोगे कि इस समय हमारा लेटर मुगल फेज चल रहा है, और लेटर मुगल फेज में क्या था कि हमारे जो हैदराबाद था वो अपना खास करके अपने आप से इंडिपेंडेंट हो ही गया था, और उसके देखोगे अंडर में कर्नाटक का था, और कर्नाटक चाहता था कि हम हैदराबाद के अंडर न रहें। इसी क्रम में क्या हुआ, कर्नाटक के जो शासक था उसने अपने बेटे को सक्सेसर के रूप में डिक्लेयर कर दिया बिना हैदराबाद के नवाब से पूछे। तो इससे क्या होगा कि इनमें आपस में हो जाएगा एक तरीके से टसल। और उसके बीच में क्या होता है कि जब, और देखो इधर मराठा भी हैं, तो मराठा भी क्या कर रहे थे कि ये भी अटैक करते रहते थे इसके आसपास के एरियाज में, ठीक है? तो इस चीज़ को लाभ लेते हुए हैदराबाद के जो नवाब था उसने क्या किया कि अनवरुद्दीन को यहाँ पे उन्होंने शासक बना दिया। इसके बेटे को उत्तराधिकारी न बनाकर उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकार वहाँ से अनवरुद्दीन को भेज दिया, ठीक है? जबकि यहाँ के शासक जो था, इसका जो बेटा था उसका नाम चंदा साहब था। इसके बाद चंदा साहब को क्या करते हैं कि जो मराठा थे वो इनको बंदी बना लेते हैं। तो ये जो हैदराबाद का नवाब था ये अपने किसी एक व्यक्ति अनवरुद्दीन को यहाँ पे उत्तराधिकार के रूप में भेज देता है, ठीक है? और जब जो हैदराबाद के जो नवाब था उसका जब डेथ होता है तो नासिर जंग अ, वो बनना चाहता है, उसका बेटा वहाँ का नवाब। लेकिन मुजफ्फर जंग जो कि उसी का रिलेटिव था वो दावा करता है। तो इस क्रम में आप देखोगे यहाँ पे कि एक तरफ हो गए नासिर जंग और एक तरफ हो गए अनवरुद्दीन, और इन दोनों को सपोर्ट मिलेगा ब्रिटिशर्स को। और एक तरफ हो गए चंदा साहब और एक तरफ हो जाएंगे मुजफ्फर जंग, इन दोनों को सपोर्ट मिलेगा फ्रांसीसियों को।
तो एक्चुअली में ये हमारा जो वॉर था या जो हमारा जो एक तरीके कह सकते हैं कि जो हमारा ये एक तरीके में जो ग्राउंड क्रिएट हुआ था, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट हुआ था, बट दोनों तरफ हो जाएँगे 2 पावर्स, एक तरफ फ्रांसीसी, एक तरफ ब्रिटिशर्स। और फिर से ये फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स का एक मतलब हम कह सकते हैं कि अ, वॉर छिड़ेगा और इसमें फिर ट्रीटी होता है और वो होता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है? इसके बाद देखोगे 1756 से 63 के बीच में 7 ईयर वॉर चलता है और उसमें क्या होता है कि एट लास्ट फिर वंडीगॉस का वॉर होता है जिसमें फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स हरा देते हैं और लास्ट में होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस। और इस वॉर के बाद ये भी डिक्लेयर हो गया था कि अब इंडिया पे आगे किसका साम्राज्य रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिशर्स ऑलमोस्ट सभी जो यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स थे उनको वो परास्त कर चुके थे। तो इसके बाद फिर इनके पास पूरी की पूरी मोनोपोली हो जाएगी और इसके बाद अपने हिसाब से फिर इंडिया को आगे लीड करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद फिर अपना ये आगे अपना बेस बढ़ाते जाएंगे। तो इसको यहीं तक रखते हैं आज। इसमें हमने ये देखा कि कैसे यूरोपियंस कंपनी भारत में आई, उनका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ-कहाँ रहा और उनके कौन-कौन से कॉम्पिटिटर्स थे, उनका आने का क्रम क्या रहा और उनसे किस प्रकार का इनका सामना हुआ, ठीक है? तो आप इसे 1-2 बार देखो, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगा और ख़ास करके मैप से आप जब विजुलाइज़ करेंगे इनके प्लेस के बारे में, इनके सेटलमेंट के बारे में, तो आपको और भी क्रिस्टल क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।